हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 की अगर बात करूं मैं तो 4 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 4 होगा। टोटल सेट आपका 9 होगा क्योंकि उतने ही शिफ्ट के अंदर पेपर आपका हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है आपका। पहला सवाल क्या बोलता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड is 1536 meter square, of which 37.5% is the area of base of pyramid। आपसे पहली बार कह दिया कि ये एक स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड है, मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये पिरामिड है तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा। मतलब बात करूँ अगर मैं सिंपल तरीके से, तो आप जरा देखना एक बार, ऐसे हम कह सकता हूँ। और यहाँ पे कहीं जाकर के ऊपर इन सब की क्या हो जाएगी, मिक्स। ऊपर जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब का ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा। ठीक है, ये पिरामिड है, मुझसे बनाना मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को समझिए सिर्फ। तो मैं कह सकता हूँ कि चारों साइड से 4 लेयर होंगे। 4 क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा। मतलब कि एक एरिया ये वाला, मतलब चारों साइड के ऊपर एक ट्रायंगल का निर्माण होगा और चारों ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और प्लस एक नीचे का एक बेस एरिया आपका ये हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है कि इसका जो बेस एरिया है वो 37.5% है इस पूरे एरिया का। तो अगर मैं बेस एरिया की बात करूंगा तो आप मुझे बताओ, 1536 इंटू 37.5 को बोलते हैं 3/8। बोलिए क्या मैंने सही बोला? 8 से काटोगे तो 192। सही है, गुना कर लो 19 थे 57 यानी कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये मतलब हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये 24 का स्क्वायर है। मतलब इसका साइड लेंथ मैं कह सकता हूँ कि जो साइड लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। अब मुझे एक बात बताइए, जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वो कितना हो जाएगा बताओ? वो तुम्हारा होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बोलिए, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, बेस एरिया मुझे मालूम है कितना, 576। मुझे सिर्फ हाइट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइट हम कहाँ से निकालें? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ये तुम्हारा वही निकालना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इस बीच से मुझे हाइट निकालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ निर्माण होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी आप मुझे बताओ? तो 24 का आधा है यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है ये मैं कैसे निकाल पाऊँ? कि जो हाइट बनेगा, देखो अगर मैं इस 4 लेयर की बात करूं तो देखो जरा, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो 4 इक्वल ट्रायंगल बोलना सही होगा। क्योंकि चारों साइड पे आप देखो, चारों तरफ से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। ये जो ट्रायंगल का निर्माण होगा, इन सबका जो एरिया होगा चारों का, वो कितना होगा? 576 कम करेंगे इस 1536 में से, यानी कितना बनेगा, 960। क्या मैंने सही किया? तो अगर मैं एक की बात करूं, एक का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, तो आप देखो 4 से करो डिवीजन यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस लेंथ कितना है 24 और हाइट क्या है, दिस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। इससे कट जाएगा पूरा पूरा 10 से एच की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये हाइट मुझे फाइंड करना है? ये हाइट इसका हाइपोटेनस बनेगा, ये 20 सेंटीमीटर दिस है। आप देखो, आप जरा इमेजिन करो, चूंकि ये 3D फिगर है तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जरा इमेजिन करो कि साइड का जो हमने हाइट निकाला है और मुझे एक स्ट्रेट हाइट निकालना है। जैसे किसी कोन में जो स्लैंट हाइट होता है ना, ये वही वाला 20 सेंटीमीटर, समझ गए बात? ये तिरछी वाली हाइट है। ठीक है, एक साइड जो लेयर बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, उस ट्रायंगल का ये हाइट है। तो इस वाले ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, वो हाइपोटेनस बन जाएगा। समझ गए बात? तो ये 12 और ये 20, तो मुझे सिर्फ निकालना, इस वाले हाइट को निकालना है। समझ गए? तो अगर मैं ये वाला हाइट निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखो 20 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो बात? तो आप जरा देखो, ये बन जाएगा 400 माइनस करो 144 का अंडर रूट, ये बन जाएगा 256 का अंडर रूट, यानी कि 16 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा। मुझे ये वाला हाइट जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो चाहिए मेरे को। अब मेरा आंसर आने ही वाला है, आप जरा देखो, आप जरा देखो।
1/3 बेस एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे 576 और हाइट आ चुका भैया 16। आओ जरा काटे, 3 से काटोगे तो 192 बनेगा। 192 इंटू 16, 16 दूना 32, कैरी 3, 16 9 144 और 3 147, कैरी 14, 16 और 14 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3072 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल से हम लोगों ने शुरुआत करा है। बढ़िया सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। पहला सवाल, ठीक है, पिरामिड 3D फिगर से हम लोगों ने शुरुआत कर रखा है। ठीक है, एडवांस मैथ का बढ़िया सवाल आपके सामने पहला आया था। नंबर 2 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस बंदे ने देखो छोड़ दिया सवाल को, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। अगर इस वैल्यू को दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 1 है, तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, इस साइन स्क्वायर ए को भेजो इस साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए। इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन ए, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। इसके बदले हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, साइन क्यूब ए। ठीक है, सही है ना। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, आप जरा देखो, यहां से मैं सिर्फ साइन ए कॉमन निकालूंगा, तो ये अंदर बच जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसके बदले मुझे मालूम है कि ये 1 होता है, तो 1 के बदले हमने यहाँ लिख दिया 1 इंटू साइन है, तो साइन ए इंटू 1 किया जाएगा, साइन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ये भी। नंबर 3 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 1.75, सर्कमफरेंस निकालना है मेरे भाई 2 पाई आर। 2 पाई आर कुछ करना ही नहीं है, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.75। आओ जरा काट लो, 0.7 2 14 7 5 35, 0.5 इंटू 22 यानी कि 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि हो जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 4 पे आते हैं। पहला सवाल छोड़ के अभी तक सब कुछ आसान दिख रहा है मेरे को। कह रहा है कि मान लीजिए कि HCF तुम्हारा M है और N भी A क्या है, लेट द HCF ऑफ M एंड N, सॉरी ठीक है, M और N दो नंबर से, उन दोनों का जो HCF मान लिया हमने कि वो A है, एंड लेट N इज इक्वल टू A इंटू बी। इसका ये मतलब हुआ कि A और B दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। बात को समझ रहे हैं, दोनों का मल्टीपल होने का, तो सॉरी यहाँ पे N क्या है, एंड लेट N बी N इज इक्वल टू A इंटू बी। अच्छा ठीक है, तो LCM ऑफ M एंड N इज गिवन बाई, तो ठीक है। आप जो देखो HCF कह रहा है किसका, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कंफ्यूज हो भी रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। HCF जो है वो M का और N का दोनों कितना है, तो आप बोलेंगे A के बराबर। और फिर से कह रहा है कि जो N की वैल्यू है वो A से B का मल्टीपल है, तो M और N का LCM कितना हो जाएगा। LCM ऑफ M और N का आपको निकालना है LCM। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर M और N, मान लिया हमने M और N में दोनों में A तुम्हारा फैक्टर है, तो N की वैल्यू A B है, N की वैल्यू A B है, तो M की वैल्यू भी A इंटू समथिंग रही होगी। बताइए, M की वैल्यू भी A इंटू समथिंग रहा होगा, मान लिया वो हमने X के बराबर है। बोलिए, अब आपसे कह रहा है कि M और N का, ठीक है, LCM निकालिए, तो LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में A तो कॉमन है, ये है, दोनों में A तो कॉमन है, ये है। M और N का अगर मैं LCM निकालूंगा, तो यहां पे देखो जरा, A तो कॉमन होगा, और एक बार B लूंगा। अच्छा, मेरे पास अगर M की कोई कहानी नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे बताओ। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश है, सवाल में कुछ दम है नहीं, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश है। मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर A है, यानी कि इन दोनों में क्या है, A फैक्टर है। जैसे N को लिखा आपने A इंटू बी, ठीक वैसे ही M को हम लिख सकते हैं A इंटू समथिंग, A इंटू समथिंग। तो इन दोनों में A कॉमन है, तो LCM जो होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे मान लिया 15 या 25 है, तो हम क्या करते हैं 3 इंटू 5, और यहाँ करते हैं 5 इंटू 5। पहले हम दोनों में से एक कॉमन निकालते हैं, फिर यहाँ से 3 और 5 निकालते हैं, बोलो। फिर हम बोलते हैं कि तीनों क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 25 3 75 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक वैसे ही मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर तुम्हारे पास ये N की वैल्यू A इंटू बी है,
और m में भी a अगर फैक्टर है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a इंटू समथिंग हो जाएगी। बोलिए, अब मुझे अगर एलसीएम निकालना हो तो a दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर b इंटू समथिंग। अब b इंटू समथिंग नहीं है तो पूरा पूरा मैं कह सकता हूँ, पूरा पूरा मैं कह सकता हूँ कि अब जैसे यहाँ पे मान लो वो समथिंग मुझे नहीं मालूम है, मान लो ये समथिंग मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोनों में मुझे एक कॉमन दिख रहा है और बी तो कॉमन दिख ही रहा है। सॉरी, बी से मल्टीप्लाई करना है तो या तो बी से कर लो और फिर इस पूरा पूरा एम से कर लो, तो कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बताइए, जैसे या तो आप दोनों में 5 में से कॉमन निकाल के कर लो, या फिर मैं कह लूं या तो किसी एक 3 को उठा लो या पूरे पूरे 25 को उठा लो। बात समझ रहे हो? अगर मैं इस दोनों में से कॉमन को ना उठाऊं, मैं सिर्फ एक 3 को उठा रहा हूं, तो ये पूरा पूरा मैं 25 को उठा सकता हूं, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम 75 बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं इन दोनों में से कॉमन को किसी को ना उठाऊं, मैं सिर्फ एक को उठाऊं, तो अगले वाला मुझे पूरा उठाना पड़ेगा, और पूरा है क्या, एम के बराबर, यानी बी इंटू एम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये सवाल कंफ्यूज करने की पूरी पूरी कोशिश है, सवाल में दम कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। समझ गए बात? नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल वाई एंड जेड टुगेदर? वाई और जेड टुगेदर में आपसे कह रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे 5% का डिफरेंस है। बोलिए, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन एक्स एंड वाई टुगेदर। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं समझ गया बात। इन दोनों को जोड़ो और फिर आप क्या करो, फिर आप क्या करो, एक्स और जेड को जोड़ो, एक्स और वाई को जोड़ो। तो एक्स वाई को जोड़ा हमने तो बन जाएगा आपका 75%। इन दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका 55%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20%। और ये 20% अगर है तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं कितने, ये कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये इधर है, 3600। तो 3600 का आप निकाल दो 20%, तो अगर आप गुना करेंगे तो बन जाएगा 720, और यही सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये। नंबर 6 पे आते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दे रखा है 5 सेंटीमीटर, अगर स्लांट हाइट दे रखा है 13, तो मैं कह सकता हूँ कि हाइट कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, बाय यूजिंग पाइथागोरस। व्हाट इज द वॉल्यूम, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, एच की वैल्यू आ गई 12। बोलिए, 25 गुना 12 300, 300 गुना 22 66, यानी कि 660, 6600 बटा कर लो 21। 21 3 जीरो 21 से कम 21। अब 3 1 के बाद आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3 1 3 2। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई। 90 यानी कि 3 21 चौक 84 पॉइंट समथिंग, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़े और नंबर 7 पे आते हैं। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। 18 महीने की बात कर रहा है, मतलब अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 5%, और 1.5 साल क्या बन जाएगा आपका, 3 साल। बोलिए, अगर अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वाज दिस, व्हाट वाज द सम इन्वेस्ट, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था ताकि आगे चल के 64,827 बन चुका है। तो 5 की कहानी 3 साल में कितना बन जाती है, मैं कह सकता हूँ कि 20 की वैल्यू 21 बन जाएगी, 100 की वैल्यू 105, तो कट के 20 की वैल्यू 21 बन जाएगी, यानी कि 64,827। ये 21 की वैल्यू है, लेकिन 3 साल में कितना, 21 इंटू 21, 21 इंटू करेंगे 20 इंटू 20 इंटू 20। समझ के बाद, ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि इतना पैसे हमने इन्वेस्ट करा था। आओ जरा काटे अगर, तो 21 यहाँ 63, 180 182 कितना हो जाएगा, 8 167, और फिर 7 टाइम्स 147। ठीक है, 21 से फिर से काटो, 21 जा, फिर 98, फिर 4 जा, फिर 7 जा, फिर ये पूरा कट जाएगा आपका 7 टाइम्स, 8 7 56 000। इतना रुपया हमने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था 3 साल में। 5% के रेट से कितना बन गया भैया, 64,827। आगे बढ़े। लेट बी अ सर्किल, लेट सी बी अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5। पी क्यू एक टेंजेंट है जो सर्किल पे है,
and A be the point of tangency, ठीक है, let be the point on PQ such that length of AB is 12. If line joining O and B intersect a circle at R, find the length of BR. तो आपको यहाँ पे एक पहले सर्कल बनाना पड़ेगा जिससे कि क्लियर हो पाए कि क्या कह रहा है ये। मिस्टेक हो गई, मैं जरा सही तरीके से बनाते हैं सर्कल। तो ये देखो तुम्हारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो आपसे कह रहा है मान लिया कि सी एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, तो आप बोलेंगे भैया, रेडियस बोल रहा हूँ, सेंटर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ओ। ठीक है, यहाँ हमने बना दिया ओ सर्कल, ओ सेंटर बना दिया हमने, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट है टू द सर्कल पे एंड ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड बी बी अ पॉइंट ऑन पी क्यू such that the length of AB is 12। जैसे मान लिया ऐसा कुछ कह रहा है कि ये कुछ कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश है इस सवाल में, ठीक है। ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है मेरे भाई। बी जो है पी क्यू पे कोई पॉइंट है, मान लिया बी जो है पी क्यू पे कोई पॉइंट है इस तरह से कि ए बी की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। इफ लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी इंटरसेक्ट, इस ओ को और बी को मैं अगर ज्वाइन करूं, अगर मैं इस ओ को और बी को मैं ज्वाइन करना चाहूं तो ये कट करता है सर्कल पे, कितने पे, intersect the circle at point R. Find the length of BR. Where is BR? Okay. अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैं कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश है। ये PQ ऐसे एक नाम दे दिया, कुछ लंबा सा ऐसा कुछ PQ नाम दे दिया, समझ गए बात, ठीक है। तो आपको निकालना है इस BR की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी। समझ गए, आसान है। अगर OR का लंबाई कितना है 5 मुझे मालूम है क्योंकि ये रेडियस है, तो इस रेडियस को मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो ये 5 होगा, अब ये होगा 90। पता ही होगा आपको कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे राइट एंगल का निर्माण करता है। तो अब मुझे अगर ये 5 है ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बाय यूजिंग पाइथागोरस कितना हो जाएगा 13। अगर पूरा 13 5 कम किया तो बी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। बोली हो पाएगा ना, आसान था ना, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश थी इसमें। आइए सॉल्व करते हैं, वैल्यू ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 5 2 7/5 माइनस 4 3 12 3 15/4 डिवीजन, यहाँ देखो 4 1 5/4 डिवीजन 1/2, यहाँ देखो 2 1 3/2 गुणा 9 1 10/3, भाग को मैं गुणा कर लेता हूँ पहले ही, 3 1 4/3 यानी कि 3/4 में कर रहा हूँ। और ये अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 3 से 3 खत्म, 2 से 5 खत्म, ठीक है। 5 तिया 15 गुणा 15/4, तो गुणा करूंगा 15/4, यानी अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको तो 5/4 इंटू 1/2, मिस्टेक हो गई, इंटू अगर मैं करूं तो 15/4 से गुणा कर लो 15/8 बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 8/15। समझ गए कहानी में, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 4 दूना 8, 2/3 है, फिर से यहाँ भाग है, मतलब मैं कह सकता हूँ 15/4 इंटू करेंगे 3/2, और ये माइनस है ना 7/5। समझ गए कहानी क्या, 2 से कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ जरा सॉल्व करें। कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, या तो मैंने मिस्टेक करी है या फिर कुछ तो हुआ है, ठीक है। 45/8 है, और ये बन जाएगा आपका 7/5। क्या ये मिस्टेक हो रखी है मेरे से कुछ, 45/8, 8 7 56 माइनस, ये तो वन आंसर नहीं आ पाएगा, मैंने कुछ मिस्टेक करा होगा, देखो जरा। सिंप्लीफिकेशन में ये दिक्कत होती है, कहीं छोटा सा मिस्टेक हुआ सारा सवाल गलती हो जाएगी भी। 7/5 हो गया, 4 3 12 3 15/4, ये माइनस ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाग कर लो, 4 1 5/4 भाग कर लो 1/2, फिर 3/2 इंटू 9 1 10/3,
और 3 एक 4/3, तो गुना कर लिया हमने 3/4। 3 3 खत्म, 2 से 5 खत्म, 5 तिया 15/4, गुना किया 15/8 हो गया। तो 15/8 को मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो 8/15, 5 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 2 बार में, 2/3 बन गया। 15/4 भाग है तो गुना किया हमने 3/2 कर दिया। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर 2/3 किया तो क्या ये सही है क्या? अगर मैं इसको 2/3 करके चलूं तो 2 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में। कुछ तो मिस्टेक है जो मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ बताओ, समझ नहीं आ रही यार। पता नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। सिंपल से मिस्टेक दिमाग खराब कर देते हैं। 5 और 2 7/5, ये माइनस ही है कि भाग है मुझे पता नहीं चल रहा। माइनस है ना, 4 3 12 3 15/4 भाग करो। 5/4 भाग करो 1/2, और ये देखो 2 एक 3/2 इंटू 9 एक 10/3, और डिवीजन 3 एक 4/3, तो गुना कर दिया 3/4। ये तो सिर्फ अपने मन से किया हूं मैं। तो आओ जरा देखो। 3 से 3 खत्म, 2 से 5 बार में, 3 पचे 15/4, गुना कर लो इसमें, तो ये बन जाएगा 5/4। और अच्छा अच्छा अच्छा, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले डायरेक्टली मैं गुना कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। गुना 2 और गुना फिर से क्या हो जाएगा, 5 तिया 15/4। इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा था मैं। अब ये बन जाएगा 2 से। अब बोलेंगे 15 पचे 75/8, यानी कि 15/4 गुना करेंगे तो 8/75। यानी ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। और यहाँ लगा है 7/5। 7/5 माइनस हो जाएगा 2/5, यानी कि 5/5 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। मैं कहता हूँ ना, सिंप्लीफिकेशन में बस छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, सारी गड़बड़ हो जाती है कहानी। मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इन दोनों गुना कर रहा था, जो कि गलती होती है ना। पहले भाग वाला काम करना होता है, मैं छोटा सा मिस्टेक किया और सवाल गलती होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, आसानी से करने का तरीका होता है, और थोड़ा सॉफ्ट से करिए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर रहे थे। When A alone does a piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A and B to do the work. अगर A अकेला काम करे और A और B साथ में काम करे, तो आपसे कह रहा है कि 25 दिन ज़्यादा लेता है। अगर ये T टाइम लेते हैं तो T प्लस 25 टाइम लेता है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है क्वेश्चन में। On the other hand, B alone takes 16 days more than the time taken by A and B together. तो अगर B की बात करूँ सिर्फ, तो T प्लस 16 दिन लगाते हैं। ठीक है भाई, बोलिए। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क? इस तरह का सवाल जब भी आए ना, तो क्या करना, ए और बी को एक साथ काम करने में कितना वक्त लगेगा, इस टी को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इस 25 और इस 16 को क्या करो, गुणा कर लो और अंडर रूट निकाल दो। ये कुछ और नहीं बल्कि टी का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4, 20 डेज में ए और बी मिलकर इस काम को पूरा कर पाएंगे। ये ट्रिक आप याद रख लो इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले से मालूम भी होगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस तरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 11 पे आते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड अ ग्रोसर मिक्स व्हीट इतना रुपए पर केजी, इतना रुपए पर केजी, सो एज टू मेक अ मिक्सचर वर्थ 20 रुपीज पर केजी। 12 को 25 के साथ किस रेशियो मिक्स करे ताकि ये 20 बन जाए? तो आप बताओ, 5:8, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, गुणा करके रूट निकाल दो। तो 16 के लिए 4, 2 भेज दिया इधर, 324 यानी कि 18 कर दो इधर, 72 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राखी ने एक परचेज किया बास्केट को, वायलेट को एक बेल्ट को। सी गॉट डिस्काउंट ऑफ 5%, 8%, 10% ऑन बास्केट एंड बेल्ट रिस्पेक्टिवली, और मार्क प्राइस दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा टोटल में। तो 80 रुपए का आपने 5% डिस्काउंट दिया, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा 76 रुपीज। बोलिए, प्लस 150 रुपया का आपने 8% डिस्काउंट ले लिया, तो 15 8 120 यानी कि 12 रुपया कम, यानी कि 138 पे करना पड़ेगा। प्लस 350 का 10% डिस्काउंट लिया, यानी कि 35 कम हो गया, 315 आपको पे करना पड़ेगा। तो इतना आपने पैसे क्या कर दिया, पेड। सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13, 8 6 14 और 5 कितना होता है, 19, कैरी 1,
2 और 3 5 और 7 यानी कि 12 कैरी 1 4 और 1 ₹529 आपको पे करना पड़ेगा। आपसे कह रही है कि ट्रायंगल एबीसी अगर 90 है और AB BC आपको दे रखा है तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेते हैं एक सिस्टम। तो आप देखो जरा, हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये तुम्हारा 90 हो गया और 90 के लिए कह रहा है कि 90 जो है वो बी है, बाकी ये आप ए मान लो, ये आप सी मान लो। ए बी अनुपात बी सी का रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे 1:2। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो 4 माइनस 1 यानी कि बन जाएगा √10। सही है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस टेन सी, कॉस ए अगर निकालना है मेरे को, ए निकालने के लिए बी अपॉन एच यानी कि 1/√3 प्लस टेन सी निकालना है तो पी अपॉन बी यानी कि 1/2। क्या मैंने सही किया है क्या? मिस्टेक हो गई मेरे से, ये √3 नहीं बल्कि √5 होगा ना क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। 4 प्लस 1 माइनस नहीं बल्कि प्लस 1 बन जाएगा √5। समझ गए? ये बन जाएगा 1/√5 प्लस सी की बात करूंगा, ये बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये और ये बन जाएगा आपका पी अपॉन बी यानी कि 1/2। एलसीएम निकालो कितना बन जाएगा 2√5, यहाँ बन जाएगा आपका 2 प्लस √5 और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, एलसीएम अगर दिस है तो एचसीएफ क्या होगा? अरे भाई, दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। आओ जरा काट लो, 800 से पूरा पूरा काटोगे तो 8 से काटोगे कितना कट जाएगा 25 बार में, और ये 25 क्या हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, पता नहीं पढ़ता भी है घर पे या फिर ऐसे ही एग्जाम देने चला है। इतना आसान सवाल अगर नहीं बन रहा है तेरे से तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई तू एग्जाम क्यों दे रहा है बता। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 3 है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 बन जाएगा। फिर इसका पावर कर लो, 1/दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 60, ठीक है, then what is the ratio of number of books on subject C1 to the average number of books per subject? What is the ratio of number of books on subject C1? तो C1 की बात करूंगा, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है तो मुझे टोटल नंबर से मतलब है क्या। C1 की बात करूंगा जो कि हमारा 10% की कहानी है, ठीक है। अब रेशियो निकालना है बाकी सबके एवरेज से, तो सबका सम तो 100 होगा, तो मुझे अगर एवरेज निकालना तो 25 चौका 100, तो आप बोलेंगे 2:5 का रेशियो होना पड़ेगा इसको। आगे देखते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपसे कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए। cos 37 इसके बराबर होता है, मतलब कट के 1 हो जाएगा, माइनस देखो cos और cosec इंटू करेंगे, दोनों का सम अगर 90 होता है डिग्री में तो मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा। स्फीयर की बात करूंगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। बोलिए, तो पाई का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 22/7 इज इक्वल टू 130,977। आओ जरा काटे अगर, तो अगर आप देखेंगे 11 दूना 22, 11 एकम 11, 20, 11 एकम 11, 9 9, 11 9 99, 0 11 77। बोलिए, क्या ये संख्या कटेगा? आर क्यू मुझे निकालने पड़ेंगे, तो आर क्यू कितना हो जाएगा, तो आर क्यू देखो नीचे तो हमारा 8 है, तो बटा 2 में बटा 8 लिखो, यहाँ 21 है, ये कितना कटेगा बताओ। ये 21 से कटेगा क्या? अगर मैं 7 से काटूंगा तो कितना बन जाएगा बताइए। अगर मैं 7 से काटना चाहूँ तो कितना बन जाएगा, 7 इंटू 7 चलेगा 4 9 7 7 7 49, 7 इंटू 1 7 7 49 01। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो 7 पहले से इंटू 7 इंटू 7 दूना 14 3 0 7 चौक 28 7 तिरिक 21। अब ये जो है ये 3 इंटू 81। बोलिए, 3 इंटू 81। ठीक है,
तो आज जरा मैं जो भी है 11907 है, मैं जरा इसको सिंपल फॉर्मेशन में तोड़ना चाहता हूँ। तो आर क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, नीचे देखो, 2 × 2 × 2 ये बन जाएगा आपका 3 × 7। अब इधर क्या क्या बन रहा है देखो, ये बन जाएगा आपका 7 × 7 × 3 इंटू 81 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3। सही है ना। अब चूंकि आर क्यू है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से एक बाहर, तो 7 के लिए 1 ले लो। यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए 2 निकालो, 3 3 9/2, यानी कि 63/2 क्या हो जाएगा इसका आर की वैल्यू हो जाएगी। अगर मुझे निकालना है सरफेस एरिया स्फेयर का, तो वो होता है 4 × πr²। बोलिए, तो 4 × 22/7 इंटू 63 × 63 × 2×4। बोलिए, 4 से 4 खत्म, 4 × 9 = 63, यानी कि 198 × 63। बोलिए, तो 198 × 3 कितना हो जाएगा, 203 600 में से 6 कम करो तो 596, कैरी हो गया 59। 200 × 6 1200 - 12 1188 में जोड़ दो 30, यानी कि 1247। 1247 और लास्ट में 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा गुना भाग कैलकुलेशन था। द स्पीड ऑफ बोट स्टैंडिंग वाटर में कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है। तो आपसे कह रहा है एक मैन रो करता है प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, टाइम टेकन कितना हो जाएगा। तो एक बार जाएगा डाउन स्ट्रीम में, एक बार जाएगा अप स्ट्रीम में, तो जोड़ लो 6 2 8.5 और एक बार माइनस कर लो, यानी कि बन जाएगा 3.5। सही है ना भाई। तो 8 × 7 = 56.5, ये पूरा पूरा 7 से कट रहा है, ये पूरा पूरा आपका 7 से कट रहा है। ये देखो, अगर तुम काटोगे तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। अगर तुम काटोगे डेसिमल डेसिमल कट जाएगा और ये 35 1 जा 35 245, यानी कि 7 7 जा, यानी कि 24 आवर्स लगेंगे इसको आवागमन करने में। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते 21 पे आते हैं। अरे यार, ठीक है ठीक है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे अधिक यूज किए जा रहे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये 220 है, घटिया घटिया सवाल पूछे जा रहे हैं। 9 8 17 470, ये मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, ये 220 है और ये 450 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 470, यानी कि साइकिल से सबसे अधिक लोग सवारी कर रहे हैं। ए बोट कवर करता डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में, यानी मैं कह सकता हूँ कि x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 12 छक 72। 12 घंटे में अप स्ट्रीम, यानी कि x - y की वैल्यू है 12 छक 72। तो आपसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है, x की वैल्यू दोनों को जोड़ के हाफ करो, 18/2, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफाई फिर से आ चुका है। तो अगर हम 2 इंटीजर 1/3 करेंगे, माइनस करो 1/3, तो 1/3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ 2। पहले ये बार है, सिर्फ 2 बचेगा। तो 9 1 10/3 और गुना कर लो 2 का मतलब 1/2, तो कट जाएगा 5/3। 5/3 यानी क्या मतलब, एक इंटीजर 2/3, तो 2/3 और 1/3 कितना बन जाएगा 1। तो 1 + 1 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ये पूरा पूरा 6 बन जाएगा। और माइनस करेंगे 5 3 15, ये करेंगे हम 5 3 15 एक 16/3, ठीक है। 16 - 18/3, आंसर कितना हो जाएगा -2/3। सही है, आगे बढ़ते। फिर सिंप्लीफाई आ चुका है, कितना सवाल सिंप्लीफाई के हैं भाई इस सेट में, बताइए। तो पहले हम करेंगे भाग वाला काम, ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 3 से कट जाएगा 3 बार में और 7 से कट जाएगा 7 बार में। 7 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 2 बार में। क्लियर है। तो 1 - आधा, ऊपर बचने वाला है आधा, नीचे आ जाओ। फिर भाग देखो, 25 ऊपर, यानी कि 5 से कटेगा 5, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 छक 30, ठीक है ना। फिर 3 दूना 6, एक में से आधा जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। बोलिए ना, आंसर कितना हो जाएगा 1/3। सही है। इलेक्शन हुए 2
के बीच में 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 5% votes were declared invalid. A candidate got 9500 votes, which were 80% of the valid votes. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स काउंट कीजिए। 80% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 5% लोगों ने वोट ऐसा दिया कि वो अमान्य हो गया। मतलब 80% का 5% यानी कि 4%, मतलब 76% वोट मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएंगे, वैलिड। आपसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना 9500, ये कुछ और नहीं, इस 76% का 80% है। 76% का 80% यानी कि 4/5 है। तो आपको निकालना है भैया टोटल वोट जो इनरोल हुए थे, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, वोटर्स। क्लियर है? बोलिए। तो आओ जरा काटे हम। तो 19×5 = 95, 19×4 = 76। बोलिए 19×4 = 76। ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। 25×5 = 125 और 25×5 = 125। गुना करने पे कितना हो जाएगा, 15,625 वोटर्स थे, उसमें इनरोल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। एन इनलेट पाइप है जो फिल कर सकता है एम्प्टी टैंक को इतने घंटे में। ठीक है। आउटलेट पाइप है जो खाली कर सकता है टैंक को इतने घंटे में। अगर दोनों पाइप खोल दिए जाए साइमल्टेनियस तरीके से, अगर टैंक एम्प्टी है तो कितना घंटा लगेगा भर जाने में, ऐसा कुछ सवाल यहाँ पे पूछा। ए जो है वो भरने वाला पाइप है जो 3.6 घंटे लेगा। बी जो है वो माइनस करने वाला है, घटाने वाला है, 6.3 घंटे लेगा। तो इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 9×36 9×7 = 63। बोलिए, यानी कि 9×4×7। बोलिए 9×4×7 क्या हो जाएगा, इनकी एलसीएम। लेकिन यहाँ चूंकि पॉइंट है तो मैं 2 पॉइंट लगाऊंगा। बताइए मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट लगाऊंगा, या फिर एक पॉइंट भी कहीं लगाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 0.9 कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो आप जरा देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा तो ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपका 4। सही है। लेकिन आप ध्यान देना, ये भरने वाला है और ये माइनस वाला है। दोनों को एक साथ खोलूंगा तो घटने वाला चूंकि कम इफिशियंसी का है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 भरेगा हमारा 1 घंटे में। यानी इन दोनों की इफिशियंसी से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। बोलिए ना, क्या मैंने सही करा? 3 से काटोगे तो कट जाएगा 0.3 से, तो 4×3 = 12, 1.2 × 7 यानी कि 8.4 घंटा लगेगा। तो ये काम तुम्हारा खत्म हो पाएगा। आगे बढ़ता। अभी जो है सोल्व करता है हाउस को टू भार्गव एट गेन ऑफ 10%, यानी कि 100 की वस्तु को सेल किया 110 में। भार्गव सोल्व करता है चेतन को, यानी कि ये ए है, ये बी है, और ये सी फॉर चेतन गेन करता है 20%, यानी कि 11×22 कमाया, यानी 132 में सेल किया। चेतन ने पेड किया 264,000, नहीं नहीं 5 को 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 132। व्हाट इज प्राइस ऑफ अभी, यानी कि 100। 32 कट गया 2 बार में, स्टार्टिंग 2 है बाकी सब 0 है। आंसर चेक करो, स्टार्टिंग में 2 बाकी सब 0। 2 है लेकिन फिर 3 आ गए, काट के हटाओ। 2 आ गए फिर 3 5 है, काट के हटाओ। समझ गए बात? आगे बढ़ते। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। ठीक है। न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के द्वारा स्कोर किए गए रन का अंतर बताइए ड्यूरिंग 1920 एंड टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस एंड दिस 2021। तो फर्स्ट वाले केस में मुझे करना है किसका, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 16%, न्यूजीलैंड 14%, यानी कि 30% ऑफ 4,000 यानी कि 1200। बोलिए। यहाँ देखिए, यहाँ श्रीलंका एंड पाकिस्तान, श्रीलंका 20 और 15 यानी कि 35% ऑफ 5,000 यानी कि 175 1750। बोलिए। यानी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 550, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 29 पे आते हैं।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जिसका वॉल्यूम कितना है दिस, तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। बोलिए पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से काट लो, 4 छक 24, 4 चौका 16, यानी कि आर क्यू के वैल्यू अगर 64 है तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। बोलिए अगर मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई में आंसर है तो आर का स्क्वायर 16 गुना 4, 64 पाई इज द आंसर। 30 पे आते हैं। अगर tan दिस की वैल्यू अगर दिस है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, tan 45 1 sin 6 √3/2, यानी कि मैं √3/2 इंटू के लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? cos 60 1/2 cot 30 1 बाई सॉरी √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, के की वैल्यू आ चुकी है 1। इस बंदे ने चूज ही नहीं किया। एक इंस्पेक्टर है, इतना मीटर बिहाइंड से एक चोर को देखता है। इंस्पेक्टर रन करता है इतने मीटर से और थिप भागता है 30 मीटर 1 मिनट में। इन हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थिफ? समझ गए बात? कितना टाइम लगेगा जब पीछे पीछे सेम दिशा में भाग रहे हैं। तो चूंकि आंसर मिनट में ही है और यहाँ मिनट में दे रखा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी कि 288 मीटर और स्पीड का डिफरेंस 42 माइनस 30 यानी कि 12। कितना हो जाएगा? 24 मिनट में क्या हो जाएगा, इनकी मुलाकात हो जाएगी। पुलिस को चोर चोर को पुलिस पकड़ लेगा। 3 बॉयज हैं ऑन एन एवरेज 25 ईयर ओल्ड हैं, उनका देयर एज आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। व्हाट इज द यंगेस्ट बॉय? एवरेज 25 यानी कि सबका सम हो जाएगा 75। यहाँ देखो 5 दिन 8 7 15, यंगेस्ट की वैल्यू 5 सॉरी 3, 15 बचे 75, 5 या 15 साल क्या हो जाएगा, यंगेस्ट का वैल्यू है 33 पे आ गया मैं। 2 नंबर का रेशियो है, HCF है, तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, तो पहली बात की एक संख्या 12 और दूसरा संख्या 7 है, तो वो 7 का मल्टीपल तो होना पड़ेगा। ये 7 का मल्टीपल है क्या, जरा चेक करो। नहीं है। ये तो है। 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। बिना कुछ किए आपको इसका आंसर मिल चुका है। बाकी आप करेंगे कैसे, आप जरा देख लो। तो कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। अगर मैं इसको 12x और 7x मानूं, बोलिए, तो मैं कह सकता हूं कि 12 सते 84 इंटू एक्स स्क्वायर और एलसीएम कितना हो जाएगा 84 इंटू एक्स। HCF कितना था, आप बोलेंगे 25 इंटू 84x इज इक्वल टू 84x स्क्वायर। सही है। एक x कटेगा, पूरा 84 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी कितनी, x की वैल्यू आ चुकी है, बोलिए कितना, 25। अगर x का वैल्यू 25 आ चुका तो गुणा कर लो, 25 गुना 12 कितना, 300, 25 गुना 7 कितना था, आप बोलेंगे 175। आगे बढ़े। डीलर जो है सेल करता है गुड्स को 10% के लॉस पे ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 25% लेट वेट लेस वेट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु को 90 में सेल किया, लेकिन 25% कम वजन का इस्तेमाल किया, 100 ग्राम के बदले कितना दिया, 75 ग्राम। तो इसको एक्चुअल में लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5:6, यानी कि 1/5 की प्रॉफिट, मतलब 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। ए एंड बी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्थ 36,000 रुपया। ठीक है। ए अलेन कैन डू वर्क इन 25 डेज। ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। फॉर द नेक्स्ट 5 days बी वर्कड अलोन। आफ्टर दैट A substituted B and completed the remaining work in 5 days. The share of A in the earnings is। अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सवाल कितना आसान है। आपसे कह रहा है कि ए जो है अकेला किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 दिन। 5 दिन तक दोनों ने काम किया, मतलब ए भी जो है, ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया। नेक्स्ट 5 दिन के लिए बी अकेला काम करता है, मतलब बी को मुझे काम ही नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ निकालना है शेयर ऑफ ए। आफ्टर दैट ए बी को हटा दिया और फिर कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में।
मतलब ए फिर से यार 5 दिन काम किया, मतलब ए ने कितना काम किया, 10 दिन। समझ गए बात? ए ने कितना काम किया, 10 दिन। और बाकी काम कौन करेगा, ऑफ कोर्स बी करेगा। 25 दिन में अगर 100% काम करता है तो 10 दिन में 40% काम करेगा। 40% काम करेगा तो 40% का पैसा लेगा। टोटल 100% का पैसा है 36,000। तो आपको निकालना है 40% की वैल्यू। काट लो, आंसर निकाल लो, 14400। 14,400 रुपया। ये कुछ और नहीं बल्कि ए का शेयर है। नंबर 36 पे आता है। शॉपकीपर हैज अ सेल ऑफ दिस दिस एंड दिस एंड दिस फॉर 4 कंसेक्यूटिव डेज। इफ ही गेट्स एवरेज सेल ऑफ दिस फॉर 5 डेज, पांचवा दिन क्या हो जाएगा? तो पांचों दिन का सम निकाल दो। 6 पचे 30, 5 पचे 25, यानी कि 30,250 रुपया का सेल करता है 5 दिन में। 4 दिन में सेल निकालो, 5 5 10,000, 15,000 और 6,000, कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 21,000। फिर देखो 400 और 900, 1300 और 800, 2100 और 500, 2600, 21,000 और 2600, यानी कि 23,600 हो चुका। प्लस और करना बाकी है। 40 और 30 70 और 60 130 और 60 190, प्लस 2 और 5 7 7 14 5 19। समझ गए? यानी कि बन जाएगा आपका 209, यानी कि 809, 23,809। 4 दिन का, 5वें दिन का आप एक्स मान लो, माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक 6441 बचने वाला है। ठीक है, आसान सवाल है, टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़िए। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी पी। कंपनी पी में मेल एम्प्लॉइज की संख्या तो कंपनी आर में मेल एम्प्लॉइज की संख्या आपको निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, मेल एम्प्लॉयज की संख्या का आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज अगर इतनी है तो पहले मेल निकालने के लिए पहले खुद माइनस करना पड़ेगा। पहले मेल निकालने के लिए खुद ही माइनस करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, 4500 माइनस 2200, 2350 हो जाएगा ना मेल एम्प्लॉयज की संख्या। अगर हम आर की बात करें तो ये बन जाएगा 2352 में से 1280 कम करोगे, 1200 कम किया 1852 हो गया, 52 कम कर दिया, 77 से 28 और कम करना पड़ेगा, यानी कि 1772। बोलिए, अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 578। सही है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स इन चेन्नई। टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स इन चेन्नई। मेल की बात कर रहा है, मेल तुम्हारा यहाँ पे है, और चेन्नई की बात कर रहा है देश। 2 लाख का आपको निकालना है 11:9, यानी कि पूरा 20 की वैल्यू है तो 20 से 20 कट जाएगा, आपको 11 से गुना करना है। तो 11 पे 4 जीरो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बॉक्सेस को 3 टाइप का, एक प्लास्टिक का, वुड का और ग्लास का, ऐसा कुछ बात कह रहा है। द रेशियो नंबर ऑफ प्लास्टिक वुड ग्लासेस बॉक्सेस का दे रहा है, ये नंबर ऑफ जो भी है, ये नंबर्स हैं, इस नंबर में वो बनाता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास बॉक्सेस 144। वुड एंड ग्लास में कितने का फर्क है? तो आप बोलेंगे 144 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का, यानी कि 144/2। बोलिए, इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इंक्रीज बाई 25%, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस नाउ? तो पहले सिर्फ 2 था, 25% से बढ़ाया, मतलब ये बन गया 2.5, मतलब 5/2। 4 से काट लो, 4 तियां 12, 4 छक 24, 36 बचे 180, क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है। 40 पे आते हैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तब परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 1/500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 20%, डीवीडी सेट कॉस्ट करता है दिस, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 80% का वैल्यू आपको निकालना है, 100% की वैल्यू। दिस से दिस 8 9 72, सॉरी 8 एकम 8, 10 8 एकम 8, मिस्टेक हो गई क्या मेरे से? फिर से कर लेता हूँ, फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। 9080 जो है वो 80% का वैल्यू आपको निकालना है, 100% की वैल्यू। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 से काटो, 4 दूना 8, 10 4 दूना 8, 2 8, 4 7 28 और 0। तो 0 2 7 5 35, 3 7
तो 10 और 3 13, कैरी 1, 10 और 1 11,350 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। आनंदी जो है बॉट करता है स्मार्ट वॉच को फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से इतने रुपए में बाई करता है। सिंस शी हैड लेस मनी शी पेड इतना रुपीज फॉर डाउन पेमेंट एंड शॉपकीपर ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव टू पे 2440 रुपीज आफ्टर 1 मंथ। बढ़िया सवाल है, देखो 2,000 डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब बच गया कितना, 2400 आपको बच गया, इतना आपको पे करना है तुरंत। तो ये कह रहा है कि तुरंत पे ना करो बल्कि आफ्टर 1 मंथ 2440 पे कर दो। कितना, तो आप तो बोलेंगे आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। तो मैं कहूंगा कि इसका जो 40 रुपीज है ये कुछ और नहीं बल्कि इंटरेस्ट है। बल्कि इंटरेस्ट है किस में, 1 महीने में। 1 महीने में आपसे कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड एट सिंपल इंटरेस्ट बाय शॉपकीपर इन द इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं ये हम निकालते हैं ईयरली। समझ गए बात। तो 1 महीने में अगर 40 रुपया देता है तो पूरे साल में 480 रुपीज। अब ये 480 रुपया इस 2400 रुपया कितना परसेंट है जरा निकाल लो। 100 से 2 जीरो काट लो, 24 दूना 80 यानी कि 20% क्या हो जाएगा भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़े। अरे यार, PQR एक ट्रायंगल है भाई जिसका बाइसेक्टर है, देखो जरा, PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ Q एंड R इंटरसेक्ट एट S। ये दोनों जाकर के, वो दोनों क्या होते हैं, S पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं, ये दोनों क्या इंटरसेक्टर है। QSR की वैल्यू कितनी है, 40। तो एंगल P आपको निकालना है, ठीक है मेरे भाई। अगर ये बाइसेक्टर है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 140। 140 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है। क्या हो जाएगा, QSR की वैल्यू अगर 40 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P। बोलिए। PQR एक ट्रायंगल है, आपसे कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इंटरनल ट्रायंगल है, इंटरनल एंगल है Q एंड, अच्छा हमने मिस्टेक भाई, मैं कब से मन में कह रहा हूँ, ये इंटरनल है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल है। समझ रहे हो बात, ये इंटरनल है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल है, ये मेरी मिस्टेक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मिटाता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मुझे लगा मैं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि मन में हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। इसका आपसे कह रहा है कि एक्सटर्नल एंगल आर, ये अगर हम आर को आगे बढ़ाएंगे ना तो ये बन गया एक्सटर्नल एंगल। तो एक तरफ तुम इसको करो और एक तरफ तुम इसको करो, फिर ये जाके क्या होता है, मिलता है जाकर के इस वाले पॉइंट पे। समझ गए बात। और ये तुम्हारा पॉइंट है एस, अगर ये 40 है तो आपने इसको रट्टा लगाया होगा कि ये जो एंगल होता है इसका डबल होता है। पढ़ा आपने, पढ़े होना आप पहले से। तो हम क्या बोल सकते हैं, QPR जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। समझ गए बात को, वो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बोलिए। ये तुम्हारा फार्मूला है कि जब एक इंटरनल को बाइसेक्ट करे एक एक्सटर्नल को, जो सामने मिलता है वो इसका आधा होता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, 44 पे आते हैं। अगर दिस की वैल्यू दिस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। मैं कन्वर्ट करूंगा AQ प्लस BQ, तो ये बन जाएगा A प्लस बी, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। माइनस AB, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। खैर इससे मतलब मुझे है ही नहीं, क्योंकि अगर इसका वैल्यू मैं पटक दूं x स्क्वायर वाई स्क्वायर
तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भैया 0। इस बंदे ने 2 लगाया है, ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है। ऐसे नहीं करो यार। स्कूल ABCD है, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। स्कूल बी में गर्ल्स का परसेंटेज निकालिए। तो गर्ल्स का परसेंटेज अगर निकालेंगे, ये देखो 846 है। किस बेस पे, तो आप बोलेंगे 1880 में। 1880 में मुझे निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा गर्ल्स का परसेंटेज है। सॉरी। आओ जरा हम काटें, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम 94 से काटेंगे ना, तो 94 से ये कट जाएगा भैया 9 बार में, ठीक है। और ये 94 से कट जाएगा भैया 2 बार में। 2 से काटो ये 5 बार में, यानी जो परसेंटेज है वो कितना है 45%। आगे बढ़ते हैं 46 पे आते हैं। EFGH 4 पॉइंट्स हैं lying on the circumference of circle to make a cyclic quadrilateral। थोड़ी देर बाद ये सर्कल है, ठीक है। तो EFGH हमने क्या कर दिया, 4 पॉइंट बना दिया हमने, ठीक है। आप जरा देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक तुम्हारा ये वाला पॉइंट है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। तो आपसे कह रहा है, मान लो E है, F, G और ये H। FGH की वैल्यू कितनी है? E वाला वैल्यू अगर 57 डिग्री है, तो आपसे HEF निकालना है, HEF ये निकालना है। क्यों पूछते हो इस तरह का सवाल? दोनों का सम कितना होता है 180। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180। तो इसको मुझे निकालना है, तो 180 में से कम कर दो, यानी कि 123 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। आपसे कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो 1/4 बाहर आएगा तो 1/2, ये बन जाएगा 1/3, ये बनेगा 1/5, ये बनेगा आपका 1/7। अभी देखो भाग है, तो 6/11 आएगा, तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 11/6। सही है ना? आंसर कितना हो जाएगा 11 ऊपर, नीचे गुना करो 6×5 = 30 गुना 7 यानी कि 42, 420 गुना 6 कितना हो जाएगा 30 7 210 गुना 6 यानी कि 126 पे 0, 1260 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बने 48 पे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 4 to 7 as air is pumped into it, ratio of surface area of new balloon to the original। न्यू बैलून का मुझे फर्क पड़ेगा किससे, सिर्फ रेडियस के स्क्वायर से फर्क पड़ेगा, चूंकि इसका 4πr² क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 4π तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ फर्क पड़ेगा किससे, r² से रेशियो का फर्क पड़ेगा। नयका वाला है 7 का स्क्वायर, पुरानिका वाला है 4 का स्क्वायर, यानी 49/16 क्या हो जाएगा, नए पुराने का सरफेस एरिया का रेशियो बन जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट विच टाइप ऑफ बैटरी हैड द हाईएस्ट टोटल सेल ओवर द लास्ट 7 years। किस टाइप का जो बैटरी है ना, उसका हाईएस्ट टोटल सेल है लास्ट 7 ईयर में। यहाँ देखो टोटल सेल दे रखा है, हमको हाईएस्ट देखना सबसे ऊपर किसका है, तो आप देखें यहाँ पे 605 है। 605 किसका है, 1998 में। 1998 में अगर बात की जाए, अच्छा नहीं ये अलग चीज है, ये बैटरी की बात कर रहा है, ईयर वाइज नहीं कह रहा है, बल्कि ये हाँ पूरे बैटरी की बात कर रहे हैं, कौन सी बैटरी अब तक हाईएस्ट सेल हुआ है 7 सालों में। तो मुझे इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, आप जोड़ लेना, जो हाईएस्ट होगा उस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि जो 32H है ये वाला सबसे ज्यादा इसका बैटरी आएगा। जोड़ करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नंबर 50 पे आते हैं। आखिरी सवाल पे आते हैं। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर। सारे स्कूल की बात करूंगा, किस स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर पर स्टूडेंट्स हैं
आपको यहाँ पे दे रखा है। सॉरी, विच स्कूल नहीं बल्कि विच क्लास की बात कर रहा है। ये सारे अलग अलग स्कूल्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी जो भी है, इन सब में अलग अलग क्लास के बच्चों को जोड़ते हैं। तो सबसे अधिक किस क्लास में है बच्चे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ऑलरेडी आपका टोटल किया हुआ है 917, 924, 904। तो आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट नंबर कितना है, 924 छात्रों की संख्या की इसमें छठी क्लास में 6 क्लास के बच्चे हैं सारे स्कूल को मिला करके। तो मैं कह सकता हूँ कि क्लास 6 में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं सारे स्कूल के बच्चों को मिला के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा 50 सवाल खत्म कर दिए शिफ्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5-10 सवाल तो हर शिफ्ट में आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे एफर्ट से थोड़ा फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया काम कर पाऊँ। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं, मैंने एसएससी 2 बार क्रैक किया है। मैं फ़िलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, सीजी अकाउंटेंट हूँ मैं। ठीक है, कृषि भवन दिल्ली मेरी पोस्टिंग प्लेस है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे आपके लिए अच्छा काम करने के लिए एक होता है ना, इंस्पिरेशन बनना अच्छा लगता है। ठीक है, आप जो कमेंट करते हो कभी कभी कि हाँ सर आपने अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। तो बाकी जो भी है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्यार देते हैं इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।